तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक अवनमन। अब हम लोग देखेंगे हिमांक अवनमन क्या है। हिमांक अवनमन को जानने से पहले हम लोगों को समझना होगा हिमांक क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमांक मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? जैसे अगर कोई लिक्विड हो, किसी बीकर में हमने लिक्विड ले लिया और लिक्विड के रूप में समझिए हमने वाटर ले लिया और इसके वेपर बन रहे हैं। और आप जानते हैं कि वाटर का सॉलिड स्टेट क्या है? आइस, बर्फ है। ये इसका सॉलिड स्टेट है। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर घट करके इसके सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाए, यानी आइस के बराबर हो जाए, यानी इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए, इस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर उसके सॉलिड अवस्था के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid decrease to form the vapor pressure of its solid state is known as freezing point। नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट यानी जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब घटकर उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को उस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट्स कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब घटकर उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है,
उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने डिफिनीशन बता दिया फ्रीजिंग पॉइंट का। अब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट समझ गए अच्छी तरह से कि जिस ताप पर किसी द्रव का वेपर प्रेशर घटकर उसके ठोस अवस्था के बराबर हो जाए, यानी जैसे अगर पानी है वाटर और इसका वेपर प्रेशर यह डिक्रीज होकर के आइस के वेपर के प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिफिनीशन ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक अवनमन क्या है? माना किसी शुद्ध विलायक का हिमांक T0 है। सपोज कीजिए कि एक बीकर में हम लोगों ने एक लिक्विड के रूप में वाटर को लिया और सपोज डैट ये प्योर वाटर है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट T0 है। फ्रीजिंग पॉइंट T0। जब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया जाएगा तो इसको जब ठंडा किया जाएगा, इसके टेम्परेचर को डाउन किया जाएगा, तो ये प्योर वाटर यानी शुद्ध सॉल्वेंट से पहले यानी कुछ कम टेम्परेचर पर ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया गया। जब ये डिजॉल्व कर दिया जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यह सॉल्यूशन बन जाएगा और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगी, हो जाएगा TS। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में ये कह सकते हैं जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज सॉल्यूशन से हायर होती है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होती है। हम कह सकते हैं माना शुद्ध विलायक का हिमांक बराबर T0 तथा विलयन का हिमांक बराबर TS हो तो हिमांक अवनमन बराबर T0 माइनस TS बराबर डेल्टा TF। T0 माइनस TS क्योंकि हिमांक शुद्ध विलायक का हिमांक सदैव विलयन के हिमांक से अधिक होता है। कह सकते हैं नोट में शुद्ध
विलायक का हिमांक सदैव विलयन के हिमांक से अधिक होता है। अर्थात T0 ग्रेटर दैन Ts। तो जब शुद्ध विलायक का हिमांक सदैव विलयन के हिमांक से अधिक होता है तो शुद्ध विलायक के हिमांक से विलयन के हिमांक को घटा देंगे, जो अंतर आएगा उसी को हिमांक अवनमन कहते हैं। तो हिमांक अवनमन डेल्टा Tf इक्वल टू T0 माइनस Ts, ये हिमांक अवनमन हो गया। नोट कर लीजिए। तो हिमांक जो अवनमन है ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, देख सकते हैं। हिमांक अवनमन एक अणुसंख्यक गुण है, एक अणुसंख्यक गुण है। अतः यह मोललता के समानुपाती होती है। तो जो फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज and it is directly proportional to मोलैलिटी। ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कह सकते हैं डेल्टा Tf डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। या डेल्टा Tf इक्वल टू Kf m, ये हो जाएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैलिटी में रिलेशन, वेयर Kf इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक अवनमन स्थिरांक।
हिमांक अवनमन स्थिरांक है यह। अब मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब इस मोलैलिटी के वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दिया जाए तो एक फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 KF स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। या अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो हम स्मॉल m इक्वल टू 1000 KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें जो कैपिटल W है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, जहाँ कैपिटल W बराबर विलायक का भार, स्मॉल w बराबर विलेय का भार, स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार, और डेल्टा TF क्या है, हिमांक अवनमन KF हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो इस फार्मूला का यूज़ किया जाएगा न्यूमेरिकल लगाने में, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है। मोलल अवनमन स्थिरांक KF। तो देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक है क्या, 1 किलोग्राम विलायक में यदि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य का 1 मोल घोल दिया जाए तो उसके हिमांक में जो कमी होगी उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य का 1 मोल घोलने पर विलयन के हिमांक में जो
अवनमन मतलब कमी अवनमन होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? केएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जो हम लोग फार्मूला पढ़े अभी, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब जब हमें मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ निकालना हो तो हम यहीं से के एफ का फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो के एफ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। यह सूत्र हो जाएगा। ये मोलल अवनमन स्थिरांक का फार्मूला है। तो यह केएफ की वैल्यू निकाली जा सकती है। कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट पूछता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला को चेंज कर लेंगे। पीछे हम बता दिए मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। तो नोट कर लीजिए, मोलल अवनमन स्थिरांक का डिफिनीशन पूछा जाता है, फार्मूला पूछा जाता है। अगर मोलल कहेगा तो यहाँ पर 1000 होगा, ग्राम अणु का दिया तो इसके जगह पर 100 हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। बच्चों इसका भी सिंबल केएफ ही होता है। जब यह ग्राम अणु कहेगा तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज करना है। जहाँ पर 1 kg है वहाँ पर हो जाएगा 100 ग्राम। अब हम कह सकते हैं 100 ग्राम विलायक में किसी आवासशील वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर विलयन के हिमांक में जो अवनमन होती है उसे क्या कह देंगे? ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला में जो 1000 इसकी जगह 100 हो जाएगा सेम। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, दोनों का याद हो जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे वान हाफ फैक्टर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम। वान हाफ फैक्टर
वांट हाफ फैक्टर, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल आई से। तो हम लोग देखेंगे कि वांट हाफ फैक्टर है क्या। बच्चों बिलियनों में ये देखा गया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कभी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आना चाहिए वो नॉर्मल से कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती हैं। तब इसके पीछे ये देखा गया कि कुछ कंपाउंड सॉल्यूशन में जाने के बाद वो आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उनके आयन अलग अलग मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, अब उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या आधी हो जाती है, तो ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। अब इसी एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए वांट हाफ फैक्टर आया। क्या आया? वांट हाफ फैक्टर। इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या हम बता रहे हैं, जैसे देखिए अगर सोडियम क्लोराइड है, अगर इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, तो यह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो गया? डिसोसिएट, टूट गया। अब पहले ये 1 मोल था, अब 1 मोल सोडियम आयन हो गया और 1 मोल हो गया क्लोराइड आयन। तो सॉल्यूशन में मोलों की संख्या बढ़ गई। डिसोसिएशन होने पर यानी वियोजन होने पर मोलों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ें, जैसे हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब अवनमन, प्रासरण दाब, ये चेंज कर देता है। इसी प्रकार से कुछ कंपाउंड में एसोसिएशन हो जाती है। एसोसिएशन मतलब सगुणन। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स एक सॉल्यूशन में मिलकर एक हो जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं। ये कैसे एक होते हैं? देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यह इस तरह कंबाइन हो जाते हैं। OH तो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से और इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से बॉन्ड बना करके यह डाइमर बना लेता है। देखिए तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके इस तरह डाइमर बना लिए और एक हो गया। यानी यह कितना मोल था? यह 2 मोल है। अब कितना हो गया? 1 मोल। तो यह जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, एसोसिएशन होने पर या डिसोसिएशन होने पर चेंज हो जाती हैं। इसी बदलाव को समझने के लिए वांट हाफ फैक्टर दिया गया। अब हम लोग समझेंगे कि वांट हाफ फैक्टर है क्या। इसे नोट कर लीजिए।
चलिए वांट हाफ फैक्टर स्मॉल आई, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ द observed value of colligative properties to calculated value of colligative properties is known as want half factor. Want half factor. It is represented by स्मॉल आई। देखिए जो ऑब्जर्वेड वैल्यू हैं और कोलिगेटिव वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू हैं, दोनों के रेशियो को ही वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। यानी आई इक्वल टू डेल्टा ऑब्जर्वेड अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी वांट हाफ फैक्टर आई इक्वल टू ऑब्जर्वेड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये वांट हाफ फैक्टर है आई। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रॉपर्टीज का ऑब्जर्वेड वैल्यू और कोलिगेटिव वैल्यू का रेशियो को हम क्या बोलेंगे, वांट हाफ फैक्टर। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो वांट हाफ फैक्टर आई है, आई की वैल्यू यदि 1 है, आई की वैल्यू यदि आई इक्वल टू 1, तो ये क्या बताता है, तो यह बताता है कि विलयन में ना तो सगुणन हुआ है और न ही वियोजन। यानी यदि आई की वैल्यू 1 आती है तो ना तो सॉल्यूशन में एसोसिएशन हुआ
और न ही डिसोसिएशन हुआ। अब देखिए अगला कंडीशन है, यदि I की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, सॉरी I की वैल्यू 1 से अधिक होती है, तो इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि विलयन में विलेय अणु का, विलेय अणुओं का वियोजन डिसोसिएशन हुआ है। जब वियोजन होगा तो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। यदि I की वैल्यू 1 से कम है तो इसका तात्पर्य है कि विलयन में विलेय अणुओं का सगुणन एसोसिएशन हुआ है। तो ये 3 जानकारियां इससे मिलती हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। I के मान से हम कब जानेंगे कि वियोजन हुआ कि नहीं हुआ या सगुणन? I की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है इसका मतलब इसमें वियोजन हुआ, I की वैल्यू 1 से कम आती है तो इसका मतलब इसमें सगुणन हुआ। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बॉन्ड ऑफ फैक्टर को अणुसंख्यक गुणों में शामिल करके उस इक्वेशन को मॉडिफाइड करते हैं। बॉन्ड ऑफ फैक्टर स्मॉल I को अणुसंख्यक गुणों में शामिल करके मॉडिफाइड इक्वेशन ज्ञात करना। तो देखिए अभी हम लोग जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, जैसे पहला है क्वथनांक उन्नयन, देखिए डेल्टा टीवी, या हिंदी में लिख देते हैं पहले, चलिए इसे लिखते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू
KVEM। वान हाफ फैक्टर को यूज करने पर यह चेंज हो जाएगा डेल्टा TV इक्वल टू I KVM। एम मोलैलिटी है, एम क्या है? मोलैलिटी। इसी प्रकार जो हिमांक अवनमन है डेल्टा TF इक्वल टू KF मोलैलिटी। अब यह वान हाफ फैक्टर को शामिल करने पर हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू I KF एम। एम यहाँ पर मोलैलिटी है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे वाष्प दाब अवनमन P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू AXB। अब वान हाफ फैक्टर को शामिल करने के बाद ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू IAXB। वान हाफ फैक्टर शामिल हो गया। इसी प्रकार ऑस्मोटिक प्रेशर P इक्वल टू CRT या CST लिखते हैं। अब इसको शामिल करने के बाद ये हो जाएगा P इक्वल टू ICST। तो वान हाफ फैक्टर को जब शामिल करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस प्रकार चेंज हो जाएंगे। अब इसमें I वान हाफ फैक्टर को निकालेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा है क्या? तो इसको हम कह सकते हैं वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर है वियोजित अणुओं की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या। तो अगर वियोजन की मात्रा अल्फा पता करना है तो वियोजित अणुओं की संख्या में बिलियन में वियोजन से पूर्व उपस्थित कुल अणुओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे, वियोजन की मात्रा निकल जाएगी। अगर हमें वियोजन का परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत वियोजन निकालना है, प्रतिशत वियोजन बराबर अल्फा इंटू 100, यानी वियोजन की मात्रा में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत वियोजन निकल जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। जैसे एसिटिक एसिड की दो मॉलिक्यूल्स ये एसोसिएट होकर के एक हो जाते हैं, या डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डाइमर। सपोज डैट इनिशियली स्टेट में इसके 1 मोल हैं। कितने मोल लिए गए सॉल्यूशन में? 1 मोल। और एसोसिएशन यहाँ 0 है। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आया, इसको इधर लिख देते हैं इनिशियल, और इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम। इससे अल्फा मोल निकल करके, और देखिए 2 मोल से 1 हो रहा है, तो अगर अल्फ़ा निकला तो यहाँ अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बाई 2। अब हम इसमें निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स। देखिए I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितने मोल हैं? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2। टोटल मोल कितने थे? 1 अपान 1। तो ये आ जाएगा I बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2, या I इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2। इससे वांट ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। अब इसी फार्मूला से हमें अल्फ़ा निकालना हो तो अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। वेयर अल्फ़ा इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। I इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर है, तो I निकालेंगे, और इस फार्मूले से अगर हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ी तो अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, या अल्फ़ा की वैल्यू इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए तब बताते हैं।
देखिए या आप अथवा हम लोग इस फार्मूला से भी अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं, i-1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई n कर लीजिए। वन माइनस आई रहेगा यहाँ, 1 माइनस आई अपान 1 माइनस अल्फ़ा बाई n। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे A2 कीप्स आउट, अगर यहाँ n मोल्स हैं कीप्स आउट n। या एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं, CH3COOH, CH3COOH के दो मॉलिक्यूल्स ये एसोसिएट होकर के एक डाइमर बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? डाइमर। तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यह n यहाँ रख देंगे। इस प्रकार अगर हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, इस फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे भी। सॉरी 1 माइनस 1 बाई n है, गलती हो गई, 1 बाई। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन का डिग्री हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज कीजिए सोडियम क्लोराइड है, इसको सॉल्यूशन में डालने पर यह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो गया। इनिशियली अगर ये 1 मोल है तो यह 0 और 0 मोल होगा। एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा मोल ये बनेगा सोडियम आयन और अल्फ़ा मोल क्लोराइड आयन एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर। अब हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ इनिशियल मोल। इनिशियल मोल, प्रारंभिक मोल। तो सॉल्यूशन में देखिए I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो रहे हैं, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, टोटल मोल कितने हैं 1। तो यहाँ ये हो जाएगा I इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कट जाएगा, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। इससे हम लोग निकाल सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है
अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा I-1/n-1। इस फार्मूला से हम लोग अल्फ़ा का मान भी निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब सॉल्यूशन में जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। वांट हाफ फैक्टर भी हमने बता दिया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन और वांट हाफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताने हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। और देखिए बच्चे, जो यूपी बोर्ड है उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे होते हैं। कोई भी चीज़ ना तो टोटल हिंदी में चल पाती है ना तो इंग्लिश में। हिंदी वाले बच्चे भी ये ध्यान दें कि हमें थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीखते रहना है, ताकि आगे चल कर के आगे की पढ़ाई टोटल अंग्रेजी में होगी आपकी। तो इसलिए इसको ध्यान दें और अंग्रेजी में भी समझने का कुछ प्रयास करें, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़, वांट हाफ फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सब बता दिया। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिर ये यूनिट समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टार्ट करेंगे एक यूनिट, हेलो एल्केन। तो थैंक यू। चलिए।